लोकसभा आयोग की परीक्षा होने वाली है मेंस की, और उसमें सोशियोलॉजी जो ऑप्शनल है आपका, उसके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे अपने वीडियो के थ्रू। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है कल्चर का, संस्कृति का। यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, तो आइए उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम आपको बता दें। तो इस सबसे पहले इसका डिफिनीशंस देखिए। तो टाइलर ई.बी. टाइलर थे। टाइलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, विज्ञान, विश्वास, कला, आचार, आदर्श, कानून, प्रथा और ऐसे ही अन्य क्षमताएं और आदतें सम्मिलित हैं, जिसे मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है और आने वाली पीढ़ी को विरासत में देता है। उसके बाद हर्षकोविट्स का कथन है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। मदन मजुमदार, लोगों के जीने के ढंग को संस्कृति कहते हैं। कलकहोन, संस्कृति विचार करने, अनुभव करने एवं क्रिया करने की विधि है। हॉवेल, संस्कृति संबंधी सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है जो एक समाज के सदस्य की विशेषताओं को बताता है। यह प्राणिशास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। रैडक्लिफ ब्राउन, परंपरा के अधिग्रहण एवं उसके हस्तांतरण की प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप समाज का स्थायित्व सुनिश्चित होता है। रॉबर्ट बियरस्टेड, संस्कृति एक जटिल समग्र है जिसमें सभी विशेषताएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं, समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। तो यहाँ से आपको पकड़ा जाएगा क्वेश्चंस कि किसने क्या कहा है, उस क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा। फिर आइए संस्कृति की विशेषता। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, मानव निर्मित है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संस्कृति हस्तांतरित होती है, यह इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक समाज की संस्कृति एक विशेष प्रकार की होती है। संस्कृति समूह की आदर्श होती है। संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है। संस्कृति में संतुलन तथा संगठन होता है। संस्कृति प्रसन्नतादायक होती है। संस्कृति मानव व्यक्तित्व के गुण निर्माण में मौलिक होते हैं। क्रोबर ने कहा है, संस्कृति अधिव्यक्ति और अधिसावयवी होती है। अब आइए संस्कृति के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो उसके जो एलिमेंट्स हैं, महत्वपूर्ण तत्व, अवयव, अंग, उपादान या अवधारणा, इसको आप कह सकते हैं। तो उसमें जो जुड़े हुए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट हैं संस्कृति से जुड़े हुए, उसकी भी चर्चा हम कर देते हैं। तो सबसे पहला है सांस्कृतिक तत्व। किसी भी संस्कृति की सबसे छोटी इकाई जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, संस्कृति तत्व कहलाती है। क्रोबर ने इसे न्यूनतम परिभाषित तत्व कहा है। संस्कृति संकुल, विभिन्न संस्कृति तत्वों के मिलने से एक संस्कृति संकुल का निर्माण होता है। इस संबंध में एसी दुबे ने कहा है, संस्कृति संकुल सांस्कृतिक तत्वों का वह समग्र समूह है जो उनके अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित होने से बनता है। अब अगला है सांस्कृतिक प्रतिमान, जिसको हम कल्चरल पैटर्न भी बोलते हैं। अमेरिकी मानवशास्त्री रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा दी है। जिस प्रकार कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर संस्कृति संकुल बनता है, उसी प्रकार जब कई संस्कृति संकुल आपस में अर्थपूर्ण ढंग से मिलते हैं तो सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण होता है। उसके बाद है सांस्कृतिक क्षेत्र। सर्वप्रथम अमेरिकी प्रसारवादी क्लार्क विस्लर ने अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर में दक्षिण अमेरिका की अमेरिकन इंडियन जनजातियों की सांस्कृतिक अध्ययन के दौरान सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा दी। इसमें हर्षकोविट्स ने कहा है, उस क्षेत्र को जिसमें एक सी संस्कृतियां पाई जाती हैं एक सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है। क्रोबर ने इसे सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष के नाम से संबोधित किया है। उसके बाद आइए स्वायत्त संस्कृति। रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसकी अवधारणा दी है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने विश्व के कुछ आदिम जनजातियों जो स्वयं में संतुष्ट और उन्हें बाहरी संसार से किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उसे स्वायत्त संस्कृति का है। रेडक्लिफ के अनुसार अंडमान द्वीप समूह की जनजातियां विशेषकर जारवा जनजाति अभी तक बाह्य जनजातियों के या बाह्य संसार के संपर्क में नहीं आई है। यह अपने आप में आत्मनिर्भर है, अतः इसकी संस्कृति को स्वायत्त संस्कृति के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद उप संस्कृति के कंसेप्ट है। किसी भी समाज के संपूर्ण संस्कृति के किसी एक भाग में समाज को उप संस्कृति कहा जाता है, जो संपूर्ण संस्कृति के कुछ कुल बातों से अलग होती है। जैसे भारत में बंगाल की संस्कृति, तमिल, पंजाबी, बिहारी संस्कृति इत्यादि। फिर एक कंसेप्ट आता है जन संस्कृति। औद्योगिकरण, शहरीकरण, उदारीकरण, भौगोलिक गतिशीलता, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म जैसे जन माध्यमों ने लोगों को परस्पर निकट संबंध
एवं प्राथमिक समूह के महत्व को कम कर दिया। परिणाम स्वरूप एक बृहत विजातीय समाज में नवीन सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक तत्वों का उदय हो रहा है, जिन्हें जन संस्कृति कहा जाता है। यह आधुनिक औद्योगिक एवं जटिल समाज की प्रमुख विशेषता है। इसकी अवधारणा एच.डी. लैसवेल ने दी है। जन संस्कृति की अवधारणा एच.डी. लैसवेल ने दी है। गरीबी की संस्कृति। अमेरिकी मानवशास्त्री ऑस्कर लेविस ने मैक्सिको एवं न्यूरिटो के शहरी समाज के अध्ययन के पश्चात यह अवधारणा प्रस्तुत की। लेविस के अनुसार इस प्रकार की संस्कृति उस समाज में पाई जाती है जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था के फलस्वरूप बेकारी, गरीबी, शोषण, निराशा स्वाभाविक रूप से आ जाती है। शहरों में गंदी बस्तियों में विशेष रूप से देखने को मिलती है। गरीबी की संस्कृति कुछ नहीं है का एक चक्र है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। लेविस का यह कथन है। संस्कृति बहुलवाद। जब किसी समाज में भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं एवं उनके इस प्रकार के सह अस्तित्व को सामाजिक तथा राजनीतिक समर्थन एवं संरक्षण प्राप्त होता है, ऐसी संस्कृति को सांस्कृतिक बहुलवाद कहते हैं। जैसे भारत में उसका आइए सांस्कृतिक प्रसार। सांस्कृतिक तत्वों एवं संकुलों का एक स्थान से दूसरे स्थान को एक समाज से दूसरे समाज को अथवा एक ही क्षेत्र के एक समूह से दूसरे समूह में फैलने की प्रक्रिया सांस्कृतिक प्रसार कहलाती है। उसके बाद है पर संस्कृति ग्रहण। किन्हीं दो संस्कृतियों के बीच होने वाले संपर्क के फलस्वरूप परिवर्तन की प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। उसके बाद है सांस्कृतिक उद्योग। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनसे लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है, जैसे दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, पुस्तक, संगीत, संग्रहालय, विज्ञापन माध्यम तथा खेलकूद, सिनेमा, संगठन, जिन्हें सांस्कृतिक उद्योग की संज्ञा दी जाती है। फ्रैंकफर्ट स्कूल के समर्थकों का मानना है कि सांस्कृतिक उद्योग के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का प्रचार प्रसार होता है। उसका आता है टर्म सांस्कृतिक द्वंद्व। सांस्कृतिक द्वंद्व जब दो समूहों और समुदायों में वैचारिकी मतभेद या विचार होता है तो उसे सांस्कृतिक द्वंद्व की संज्ञा दी जाती है, जैसे धर्म युद्ध, जिहाद इत्यादि। संस्कृतिकरण, जिसको हम सेंसिटाइजेशन भी बोलते हैं। भारतीय मानवशास्त्री, यह इंपॉर्टेंट है, भारतीय मानवशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके कारण कोई निम्न हिंदू जनजाति अथवा कोई अन्य समूह उच्च वर्ग, प्रायः द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जाति के रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विचारधारा और जीवन पद्धति को अपनाता है। इसे हम संस्कृतिकरण करते हैं। प्रारंभ में इस प्रक्रिया को ब्राह्मणीकरण कहा जाता था या कहा गया है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन उठाएगा कि संस्कृतिकरण को शुरू में क्या कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्थ में निकलिएगा कि इसको पहले ब्राह्मीकरण के नाम से जाना जाता था। उसके बाद होता है सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग। यह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यह अवधारणा ऑगवन तथा निम्कोफ ने दी है। संस्कृति का भौतिक पक्ष जब भौतिक पक्ष से काफ़ी पिछड़ जाता है, यह उसमें दूरी बन जाती है, तो इसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। जैसे दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, समाज में विकास में आने वाली बाधाएं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग ऑगवन ने 1922 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सोशल चेंज में किया था। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है इथोस तथा ईडोस संस्कृति। क्रोवर ने संस्कृति के दो पक्षों इथोस तथा ईडोस की चर्चा की। इथोस का संबंध संस्कृति के आंतरिक पक्ष से है, जबकि ईडोस का संबंध संस्कृति के बाहरी पक्ष से है। जैसे भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक पक्ष यह इथोस है, और भारतीय संस्कृति में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ग्राम पंचायत, संयुक्त परिवार प्रथा, यह ईडोस है। तो यह इंपॉर्टेंट है कि आपका इथोस संस्कृति कौन है और ईडोस संस्कृति कौन है। एग्जाम्पल देकर के इसको क्वेश्चन को सेट कर सकता है। योगेंद्र सिंह ने संस्कृति, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अग्रिम समाजीकरण कहा है। योगेंद्र सिंह ने इसे विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया भी कहा है। उसके बाद एक और है, जब एक बच्चा अपनी ही सांस्कृतिक परंपराओं एवं मूल्यों का अनुपालन करना सीखता है तो इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक अंतःग्रहण एनकल्चरेशन कहते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम संस्कृति के अभौतिक पक्ष के बारे में लिखते हैं तो उसे सांस्कृतिक रचना कहते हैं। और एक और है कि सांस्कृतिक विकास के अध्ययन से संबंधित सांस्कृतिक घटना को पहचानने एवं वर्गीकृत करने के विज्ञान को
जूलियन स्टीवर्ट ने सांस्कृतिक हेक्सोनॉमी की संज्ञा दी है, जैसे मैदानी संस्कृति, पहाड़ी संस्कृति इत्यादि। तो कल्चर से इतना इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। तो इसमें जो एक टर्म हम आपको बताए हैं जो कल्चरल लैग यानी कि सांस्कृतिक विलंबना, तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक है उसमें संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक भौतिक और एक अभौतिक, मतलब मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। तो भौतिक संस्कृति वह होती है जिसे हम अपने हाथों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, बना सकते हैं, यानी कि संपूर्ण चीज़ें जो हमारे द्वारा मानव निर्मित होती हैं, यानी आपके शरीर पर जितने चीज़ हैं, वस्त्र से लेकर आभूषण से मकान या मटेरियलिस्टिक चीज़ जो भी गाड़ी, सब भौतिक पक्ष है। और अभौतिक पक्ष हमारा सोच। तो जब भौतिक पक्ष से अभौतिक पक्ष जब पीछे हो जाता है, यानी थॉट्स जब मेरा पीछे चला जाता है, तो कल्चरल लैग का कंसेप्ट या सांस्कृतिक विलंबना का कंसेप्ट उत्पन्न होता है। आज हम 21वीं सदी में हैं, पूरे हथेली पर मेरा नॉलेज है जिसको आप मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, और फिर भी हम दहेज हत्या जैसी बात करते हैं, या हम दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं। तो यह सोच कहाँ का है? सैकड़ों सदी पुराना सोच है, या इवन हम जला देते हैं। तो यह जो गैप है यह कल्चरल लैग कहलाता है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जिस समाज में यह खाई जितनी कम होती है वह समाज का उतना ही विकास होता है, और जिस समाज में यह खाई जितनी अधिक होती है वो समाज का डाउनफॉल या वह समाज उतना ही अविकसित होता है। तो यह इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप एक बार रिपीट कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग कल्चर ग्रुप के बारे में डाल देंगे, समूह, उसमें प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप। फिर हम लोग स्टेटस रोल की चर्चा करेंगे। फिर हम लोग नॉर्म्स वैल्यूज़ की चर्चा करेंगे। तो जितना जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आपका क्वेश्चन पकड़ाएगा और आप क्वालिफाई कर जाइएगा, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।